नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की क्लास नंबर 2। फ्रेंड्स, यह जो क्लास आपकी है यह 28 दिसंबर 2020 की जो है सेकंड शिफ्ट है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक वीडियो जो है पहली शिफ्ट की अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हम जो यहाँ पर जीके जीएस पढ़ाते हैं उसमें एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबका निपटारा यहीं पर कर देते हैं, ताकि आपको इसके अलावा किसी भी सोर्स से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, यह जो पढ़ाने का तरीका है यूट्यूब के इतिहास का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें। है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल लिनियस। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विभिन्न विषयों के जनक के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको जो है फ्रेंड्स पैसेंस बनाए रखिए और एक एक करके इनको नोट करते रहिए और सुनते जाइए। अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगर आपसे पूछ ले कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो तुम्हारे यहाँ इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो यह है महर्षि चरक। कौन है? महर्षि चरक। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो यह तुम्हारे नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये तुम्हारे जो है विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक है, विश्व स्तर पर। अगर आपसे भारत स्तर पर पूछ लेगा तो तुम्हारे हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। या तुम्हारे हो जाएंगे भारत स्तर पर। अगर आपसे पूछ ले कि आनुवंशिकी के पिता कौन है, तो तुम्हारे यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, किसे माना जाता है, तो तुम्हारे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो तुम्हारे हैं लावोसियर। कौन है? एंटोनी वॉन लेवोजियर। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लेवोसियर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो तुम्हारे जनक हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे रॉबर्ट इलियट कान और विंड सर्फ। ये दोनों जो हो जाएंगे इसके जो है जनक हो जाएंगे। अगला है हिंदी साहित्य का अगर जनक आपसे पूछ ले तो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे जेआफरी चौसर। कौन हो जाएंगे? जेआफरी चौसर। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश ग्रामर जो है इसके जनक कौन हो जाएंगे, तो इसके जनक हो जाएंगे लिंडले मुरे। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे गणित के जनक पूछ ले तो इसके हो जाएंगे आर्किमिडीज। कौन हो जाएंगे? आर्किमिडीज। अगर आपसे पूछ ले कि ज्यामिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हो जाएंगे यूक्लिड। कौन हो जाएंगे? यूक्लिड। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रमिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं लियोनार्ड डिग्स। कौन है? लियोनार्ड डिग्स। अगर आपसे पूछ ले कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं हिप्परकुस। कौन है? हिप्परकुस। अगर आपसे पूछ ले कि सांख्यिकी के जनक कौन है, तो इसके जनक है रोनाल्डो फिशर। कौन है? रोनाल्डो फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूयॉर्क। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है यह तुम्हारा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसने कार्य करना शुरू किया था 1945 से। कब से? 1945 से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और स्थापना भी इसकी 1944 में ही हुई थी। दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी।
इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ट्विंस। क्या कहा जाता है? ट्विंस। इनको जो है ट्विंस कहा जाता है या इनको जुड़वा कहा जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट संगठन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय तुम्हारा पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। भारत जो इसमें 1946 में सदस्य बना था। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी तुम्हारा वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगर आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज, तो इसका मुख्यालय तुम्हारा हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो जिसको कहते हैं, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना की बात करें नाटो की तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है, आसियान जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 1967 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय है क्वींस टाउन, सिंगापुर में। कहाँ पर है? क्वींस टाउन, सिंगापुर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय तुम्हारा है बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो तुम्हारा अबू धाबी, UAE में। कहाँ पर? अबू धाबी, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। किसके दौरान हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, या हुआ कब था। तो 13 अप्रैल 1919 को सबको डेट याद है, लेकिन बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ गवर्नर और वायसराय और उनके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और बनते रहेंगे आगे। तो आप जो है इनको नोट करते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि स्थायी बंदोबस्त जो है यह किसके समय में लागू हुआ था, तो इसको किसने लागू किया था, तो इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर पूछे कब लागू किया था, तो इसको लागू किया था 1793 में। कब? 1793 में। अगर आपसे पूछ ले कि सती प्रथा को किसने बैन किया था, तो इसको बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। कब बैन हुआ था? 1829 में। याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी, क्या हुई थी? 1835 में।
किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में, याद रखना। अगला है रेल सेवा का प्रारंभ अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो हुआ था 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। किसके कार्यकाल में? तुम्हारा डलहौजी के कार्यकाल में। कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853। फिक्स डेट याद रखना, 16 अप्रैल 1853। या जो है मुंबई से थाने तक तुम्हारी 34 किलोमीटर जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला है अगर आपसे पूछ ले कि डाकघर अधिनियम जो है यह कब आया था, तो 1954 में। कब आया था? 1954 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। ये भी याद रखना। अपनी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला भी बनाया था, किसने बनाया था? डलहौजी ने। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला किसने स्थानांतरित किया था, तो तुम्हारा था डलहौजी। अगला है 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो अभी तुम्हारा कैनिंग ही है। कौन है? कैनिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो तुम्हारा हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में, कैनिंग के समय। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे में कि जो है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो है प्रथम नील विद्रोह जो है कब हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था, ये पूछा गया था। कौन सा विद्रोह? तुम्हारा हुआ था नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला तुम्हारा है भारत में अगर पूछ ले कि प्रथम जनगणना जो है कब हुई थी, क्या हुई थी? 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर आपसे पूछ ले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1878 में। कब लागू हुआ था? 1878 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, लिटन के कार्य। इसका मतलब ये था, एक तुम्हारा अखबार था पायनियर अखबार। कौन था? पायनियर। पायनियर अखबार था जो है इसका समर्थन किया गया था, क्योंकि यह जो था इंग्लिश अखबार था, और भारत के जितने भी अखबार थे देसी अखबार उन सबको बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एप्पल। कौन सा हो जाएगा? एप्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ हम उपग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं यूट्यूब पर मिलेगा, तो इसलिए जो है यह क्लास आप मिस मत करिए और इसके जो है अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। अगर आपसे पूछ लिया लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। अगर आपसे पूछ लिया किसने लॉन्च किया था, उस समय भारत के पास खुद का लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था, तो रूस के रॉकेट से लॉन्च हुआ था। किसके रॉकेट से? रूस के रॉकेट से। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, कौन सा प्रथम स्वदेशी उपग्रह, तो तुम्हारा रोहिणी। कौन सा है? रोहिणी। अगर आपसे पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो 10 अगस्त 1979 को लॉन्च हुआ था। हालांकि यह तुम्हारा जो है फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन भारत का प्रथम पूछेगा तो तुमको स्वदेशी ही लगाना है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। यह कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था 19 जून 1975 को। 19 जून 1975 को यह लॉन्च हुआ था, याद रखना। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा है, तो तुम्हारा चंद्रयान-1। कौन सा है? चंद्रयान-1। अगर आपसे पूछ ले कि यह कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगर आपसे पूछ ले किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। किससे? PSLV C11 से। अगर आपसे PSLV की फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला मंगलयान मिशन कौन सा है, तो इसका नाम है मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि यह लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो इस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, उसका नाम था PSLV C25 से। किससे? PSLV C25 से। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है, तो उसका नाम है सोलर मिशन। सोलर मिशन कहते हैं, या उसका नाम है आदित्य L1। भारत का पहला सोलर मिशन है, उसका नाम है आदित्य L1। अगर पूछ ले यह कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। यह किससे लॉन्च हुआ था? इसका रॉकेट का नाम था PSLV C57। किससे? PSLV C57 से लॉन्च हुआ था।
अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है, तो तुम्हारा है गगनयान। कौन सा है? गगनयान। इसमें जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक 3 जो तुम्हारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैवमंडल। क्या हो जाएगा? जैवमंडल। पृथ्वी का यह वह क्षेत्र होता है जहां पर जीवन मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारे जो 3 हिस्से होते हैं, यहाँ पर होता है जल, होता है स्थल, होता है थल, होता है पानी, मिट्टी, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो इस वाले भाग को कहते हैं जैवमंडल, जहाँ पर जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदुलाल याग्निक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है मैडम भीखाजी कामा जी जो थी, इन्होंने इसको जो है फहराया था पहली बार, लेकिन इसको ब्रिटिश भारत में लाया कौन था? ये लाया था इंदुलाल याग्निक ने। फ्रेंड्स याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको नया मिला है, ऐसे हो सकता है आप जो है ये प्रश्न कभी ना देखे हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुनहरा रंग। कौन सा रंग? सुनहरा रंग जो है तुम्हारा, यह उर्वरक क्रांति से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उन सबको यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तुम्हारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। इसी को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। अगर आपसे ऑपरेशन फ्लड पूछ ले तो भी तुम्हारा किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो यह बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि लाल क्रांति, यह तुम्हारी जो है टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? टमाटर या मांस उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि गुलाबी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, या झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि बादामी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तुम्हारी जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फसल उत्पादन से। ठीक है, फसल उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। अगर आपसे पूछ ले कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैव तकनीकी से। किससे? जैव तकनीकी से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा उन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूएसए और कनाडा। कौन सा? यूएसए और कनाडा। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उन सबका हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। तो यहाँ पर एक रेखा है, उसका नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अगर आपसे पूछ लिया किन दो देशों के बीच है, या तुम्हारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो यह रेखा जो थी भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। उसके बाद में ये हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच। अगली रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा जो है यह किसके बीच है, यह भी तुम्हारी भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि 17वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो यह तुम्हारे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। किसके बीच?
उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगर आपसे पूछ ले ये जो तुम्हारी रेखा है 24वीं समांतर रेखा, यह किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। हालांकि इस रेखा जो है तुम्हारी, इस रेखा को पाकिस्तान मानता नहीं है, पाकिस्तान जो है इस रेखा को नहीं मानता है। अगली रेखा है 38वीं समांतर रेखा। कौन सी 38वीं समांतर रेखा? यह तुम्हारी जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। किसके बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगली रेखा है 49वीं समांतर रेखा। यही तुम्हारा क्वेश्चन था। यह रेखा तुम्हारी अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अगली रेखा हिडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा? हिडनबर्ग रेखा। यह रेखा जो तुम्हारे जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगली रेखा का नाम है ओडरनास रेखा। कौन सी रेखा? ओडरनास रेखा। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। कौन किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच तुम्हारी दो रेखाएं हो जाएंगी। एक हिडनबर्ग रेखा हो गई, एक ओडरनास रेखा। हिडनबर्ग जो रेखा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। अगली रेखा है मैगनाट रेखा। कौन सी रेखा? मैगनाट रेखा। यह रेखा तुम्हारी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। अगली रेखा है सिगफ्रीड रेखा। कौन सी? सिगफ्रीड रेखा। यह रेखा जो तुम्हारे जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। अब जितनी भी रेखाएं अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं उन सबका हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आप लोग जो है इसी प्रकार से इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहे। और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इससे अगर प्रश्न बनेगा तो आपका यहीं से प्रश्न बन जाएगा। जीके जिस पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका भी है, और जो है ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जो है जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? यह जो है गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम गोल गुंबद के जो भी प्रश्न तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सबका निपटारा करेंगे यहीं पर। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो गोल गुंबद है कहाँ पर है, तो कर्नाटक में तो है ही। कर्नाटक में भी पूछ ले कहाँ पर है, तो बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है। अगर पूछ ले यह जो है गोल गुंबद है क्या, तो यह बीजापुर के एक सुल्तान हुआ करते थे, उनका नाम था आदिल शाह। उन्हीं का यह मकबरा है। किसका मकबरा है? आदिल शाह का यह मकबरा है। और जो है इस जो है गोल गुंबद को दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, दक्षिण भारत का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गोल गुंबद को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण कब से कब के बीच हुआ है, तो 1626 से 1656 के बीच हुआ है। कब से? 1626 से 1656 के बीच। इसमें जो है लगभग 30 वर्ष जो है निर्माण में लगे हैं, 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा जापान। अगर जापान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और मुद्रा चलती है येन। यहाँ पर कौन सी मुद्रा? येन चलती है। अगर मालदीव की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी चलती है माले। कौन सी राजधानी है? माले। राजधानी यहाँ पर माले, और मुद्रा चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। दक्षिण कोरिया की बात करें, यहाँ पर राजधानी चलती है सियोल। कौन सी राजधानी है? सियोल है, सियोल। और मुद्रा यहाँ पर चलती है येन। सियोल चलती है, वान चलती है, मुद्रा यहाँ पर है वान। ठीक है। चिली जो है इसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। मुद्रा चलती है यहाँ पर है पीसो। कौन सी चलती है? पीसो। हालांकि इसकी जो है चिली की मुद्रा जो है यूरो हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के साथ में विश्व की कुछ प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्राओं को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मालदीव को तो बता चुके हैं, माले और रुपया हो जाएगी। साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया, मुद्रा चलती है यूरो। कतर की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दोहा, मुद्रा चलती है रियल। अगर पूछ ले कि अर्मेनिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो इसकी राजधानी है येरेवन, मुद्रा चलती है ड्रम। कौन सी चलती है? ड्रम। अगर आपसे पूछ ले कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है उलन बटोर। कौन सी राजधानी है? उलन बटोर। मुद्रा चलती है तुगरुक। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा चलती है दिनार। कौन सी चलती है? दिनार। अगर आपसे पूछ ले अगला देश जो है ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है मस्कट, और मुद्रा चलती है रियल। कौन सी चलती? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1921 से 1922 के बीच। यह कहाँ पर हुआ था? यह केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह केरल में हुआ था। यह जो है मुस्लिम किसानों ने
जो है हिंदू जो जमींदार थे उनके विरुद्ध किया था। ठीक है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख जो है आंदोलन का डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आंदोलन है जो तुम्हारा ये एका आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले एका आंदोलन जो है यह कहाँ हुआ था, तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, तो यह 1921 से 22 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1921 से 22 के बीच। अगला है नील आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद पहला आंदोलन कौन सा हुआ था, तो यही तुम्हारा नील आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 1859 में। याद रखना कब हुआ था? 1859 में। अगला है पावना आंदोलन। कौन सा आंदोलन? पावना आंदोलन। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट आंदोलन है पावना आंदोलन। अगला है बिजौलिया आंदोलन। कौन सा है? बिजौलिया। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, तो यह हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। अगला है कूका आंदोलन। ये भी तुम्हारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह जो है पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगर आपसे पूछ ले कब से कब के बीच हुआ था, तो 1840 से 1872 के बीच हुआ था। अगला है भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। यह तुम्हारा राजस्थान में हुआ था। और यह जो आंदोलन है यह कुछ जनजातीय आंदोलन भी है तुम्हारे। कौन से? यह जनजातीय आंदोलन है। अगला है रंपा आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। 1779 के आसपास हुआ था यह। अगला है पाइका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? पाइका आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? यह उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था यह, तो यह तुम्हारा जो है 1717 से 1725 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ हुआ था, यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। 1760 से 1800 के बीच हुआ था। यह जो है लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन धीरे धीरे करके चला था। अगला है फकीर विद्रोह। यह भी तुम्हारा जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था और 1776 से 77 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच। अगला है पागलपंथी विद्रोह। ये भी तुम्हारा कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये भी तुम्हारा बंगाल में हुआ था। और अगर पूछ ले कब हुआ था, तो यह 1825 में हुआ था। कब हुआ था? 1825 में। अगला है खांसी विद्रोह। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो यह मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय में। अगर पूछ ले हुआ कब था, तो था 1828 से 1833 के बीच हुआ था। 1828 से 1833 के बीच। अगला है संथाल विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ हुआ था, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और जो है यह तुम्हारा 1855 से 56 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच। अगला है मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर पठार व बिहार और झारखंड के बीच हुआ था। ठीक है, 1899 के आसपास यह जो है आंदोलन हुआ था। याद रखना। इसके जो प्रमुख नेता थे वह थे तुम्हारे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह तुम्हारा, जो है याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। यह जो बड़ी आंत है यह तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है हिस्सा है। बाकी सब जो है यह तुम्हारे रक्त परिसंचरण तंत्र के हिस्सा है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। याद रखना विलियम हार्वे जो थे उन्होंने इसके जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रमुख संतूर वादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन सा हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे प्रसिद्ध संतूर वादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में कम से कम 50 बार पूछा गया प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख जो है वादक जो हैं कुछ ना कुछ बजाते हैं, इनका सबका हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उस्ताद बिंदा खान जो है ये क्या बजाते थे, ये तुम्हारे सारंगी वादक थे। कौन थे? सारंगी वादक। अगर आपसे पूछ ले कि सज्जाद हुसैन जो थे ये कौन थे तुम्हारे, तो ये तुम्हारे थे मैंडोलिन वादक। कौन थे? मैंडोलिन वादक। ये तुम्हारे जो थे पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। अगर आपसे पूछ ले कि निखिल बनर्जी जो है ये क्या बजाते थे, या तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। अब जो है हम भारत के कुछ प्रमुख सितार वादक का डिस्कस करेंगे। तो इनमें से
सबसे जो महत्वपूर्ण तुम्हारे हैं ये है तुम्हारे पंडित रविशंकर। अगर आपसे पूछ ले पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, तो यह तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। निखिल बनर्जी, ये भी तुम्हारे सितार वादक हैं। और एक तुम्हारे हैं विलायत खान। कौन है? विलायत खान, ये भी तुम्हारे सितार वादक हैं। और है तुम्हारे शाहिद परवेज, ये भी तुम्हारे हैं सितार वादक। कौन है? सितार वादक। और एक है तुम्हारे उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र भी तुम्हारे क्या है? सितार वादक। ये जो है नाम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बुद्धादित्य मुखर्जी, अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धादित्य मुखर्जी जो है ये कौन से वादक थे? ये तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंद्रधनुष फ्रेमवर्क की शुरुआत किस लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना जो है प्रारंभ कब हुई थी? यह प्रारंभ हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। एक योजना है तुम्हारी इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, ये जो है बैंकों के सुधार से संबंधित है। एक योजना है तुम्हारी मिशन इंद्रधनुष, ये भी योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तुम्हारा हो जाएगा बाल टीकाकरण में सुधार के लिए। किससे? बाल टीकाकरण में सुधार के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछ ले यह कब प्रारंभ हुई थी, तो यह प्रारंभ हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2024 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को है जो यह योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, यह तुम्हारा हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे भारत के प्रमुख संविधान संशोधन जो है उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 21वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था, यह था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है इसमें हुआ क्या था, तो इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। तो यह जो भाषा थी तुम्हारी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में ही जोड़े गए थे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। और जो है इसके साथ में संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में, 4A या हिंदी में लिखा हुआ 4 का, इसमें जोड़े गए थे। ये भी याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा जो है संविधान संशोधन है, यह तुम्हारा है 44वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, यह 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसमें जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह जो है यह शब्द जोड़ा गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है इमरजेंसी लगा दिया था। इसीलिए जो है इस संविधान संशोधन के तहत इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सैन्य विद्रोह शब्द जो है जोड़ दिया गया था। और इसी में जो तुम्हारा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। ये भी तुम्हारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसको जो है भाग 12 में रख दिया गया था। इसमें भाग 12 में। अगला है 52वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगला है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। इसमें क्या था तुम्हारा? इसमें जो था मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह था 1992 में। कब हुआ था?
1992 में। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं जो हैं इसमें जोड़ी गई थी। कुल 15 भाषाएं पहले थी और प्लस 3 ये, तो तुम्हारी कुल मिलाकर के 18 भाषाएं जो है ये हो गई थी। कितनी हो गई थी? 18 भाषाएं। अगला है 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले यह कब हुआ था, तो हुआ था 1992-93 में। कब हुआ था? 1992-93 में। इसमें क्या था? इसमें तुम्हारा जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। किसका? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रावधानों को जो है सम्मिलित किया गया था और इसमें भाग जो है 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एनटीपीसी का पिछली बार का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। हर एक सेट में जो है इससे क्वेश्चन मिला था कोई ना कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछ ले कि 13 अप्रैल को भी क्या था हिंदी जो है तुम्हारा हिंदी तिथि के अनुसार, तो इसमें था बैसाख की पूर्णिमा। कौन सी थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया तुम्हारा, बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका है यूट्यूब पर थोड़ा सबसे अलग है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उससे रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है पैसेंस बना करके पूरी वीडियो जरूर देखें और एक एक वीडियो के नोट्स बनाइए, जो कि आपको परीक्षा में बहुत जो है हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, क्या तुम्हारा हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। यह जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, क्या तुम्हारा था चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो है चंपारण आने के लिए बिहार के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला, उन्होंने जो है बुलाया था। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था, तो यह किया था 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, क्या हुआ था 1918 में। यह क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है इस समय जो है फसल जो है बहुत ज़्यादा नष्ट हो गई थी और इसके बावजूद भी राजस्व वसूली की गई थी। इसीलिए जो है खेड़ा गुजरात के किसान जो हैं उनके द्वारा जो है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला है अगर आपसे पूछ ले कि हंटर समिति का गठन कब हुआ था, क्या था 1919 में। इसका गठन क्यों हुआ था? इसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी की जांच करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। अगला है खिलाफत आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, क्या तुम्हारा हुआ था 1919 से 1922 के बीच। कब हुआ था? 1919 से 1922 के बीच। अगला है असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1920 से 1922 के बीच। कब हुआ था? 1920 से 1922 के बीच। इसमें जो है असहयोग का मतलब हुआ था कि भारत वाले जो हैं अंग्रेजों का कोई भी सहयोग ना करें, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करें, असहयोग करें। ये जो तुम्हारा आंदोलन हुआ था। अगला है चोरी चौरा कांड। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो यह था 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी। अगर दोनों ऑप्शन लिखे हुए मिलते हैं तो आप 4 फरवरी आंसर टिक करिएगा, क्योंकि 4 फरवरी जो है यह आंसर सही माना गया है। अगला है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, क्या हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अगला है बारदोली सत्याग्रह। कौन सा है? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। यह जो है आंदोलन गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में जो है बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। यह तुम्हारे मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। यहाँ की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1930 से 1934 के बीच चला था तुम्हारा। अगला है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। यह तुम्हारा जो है
12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन जो है तुम्हारा चला था। याद रखना, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? यह तुम्हारा हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह प्रारंभ ऑपरेशन जीरो आवर कब प्रारंभ हुआ था, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे? ये भी याद रखना क्वेश्चन। तो उस समय वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। गो मतलब जाओ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जाओ, गो, और लिनलिथगो ऐसे याद रखना, गो गो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। बाकी जितनी हो गई तुम्हारा वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, ये सभी कौन सी राशियाँ हैं? ये सभी तुम्हारी सदिश राशियाँ हैं। कौन सी? ये सभी तुम्हारी जो है सदिश राशियाँ हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ इन दोनों का निपटारा कर देंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो ये तुम्हारी जो होती हैं, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कौन कौन सी होती हैं, जैसे हो गया तुम्हारा चाल हो गया, दूरी होगी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, विद्युत धारा आदि, ये सभी तुम्हारी अदिश राशियाँ होती हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो सदिश राशियाँ तुम्हारी वह होती हैं जिन भौतिक राशियों में मात्रा या फिर परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि वेग, बल, संवेग, भार, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व आदि जो हैं, ये सभी तुम्हारी जो होती है। विद्युत धारा यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। ये सभी तुम्हारी बाकी जितनी हैं, सभी तुम्हारी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? कौन सी परियोजना जो है उत्तराखंड में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स। कौन सा हो जाएगा? टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर है तुम्हारा? यह तुम्हारा उत्तराखंड में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख बांध व परियोजनाओं का निपटारा करेंगे, जिससे आपके कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। अगर पूछ ले कहाँ पर है, या कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है ये, जो तुम्हारा है एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले कि भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर है, तो तुम्हारा सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर, पंजाब में है। और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर। अगर आपसे पूछ ले कि नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि चमेरा परियोजना कहाँ पर है, यह रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि कोल डैम बांध कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। आपसे पूछ ले नर्मदा सागर बांध कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर नर्मदा घाटी परियोजना पूछेगा तो नर्मदा नदी पर हो जाएगी, और नर्मदा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि उकाई परियोजना कहाँ पर है, तो यह ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कि राणा सागर प्रताप परियोजना कहाँ पर है, तो यह चंबल नदी राजस्थान में है। कहाँ पर है? चंबल नदी राजस्थान में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, तो यह चंबल नदी राजस्थान में है। ये भी तुम्हारी कहाँ पर है? चंबल नदी राजस्थान में। दोनों प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इडुक्की परियोजना कहाँ पर है, तो पेरियार नदी पर, केरल में। कहाँ पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। अगर आपसे पूछ ले कि शरावती परियोजना कहाँ पर है, तो शरावती नदी सीमांग जिला, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? शरावती नदी सीमांग जिला, कर्नाटक में यह परियोजना है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि हीराकुंड बांध जो है परियोजना यह कहाँ पर है, यह महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर, उड़ीसा में।
और यह भारत का सबसे लंबा बांध भी है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे जो है लंबा बांध है। याद रखना, क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि अलमाटी बांध जो है कहाँ पर है? क्या कृष्णा नदी पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है? यह तुंग एवं भद्रा नदी पर है। कहाँ पर है? तुंग एवं भद्रा नदी पर। यह जो परियोजना है यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस राज्य की? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोम। क्रोम जो है तुम्हारा ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1969। कब लागू हुआ था? 1969 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जितने एटॉमिक पावर स्टेशन हैं उन सबका निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपका जो है परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है गलत ना हो पाए। तो भारत के प्रमुख एटॉमिक पावर स्टेशन कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछ ले कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हुई थी। ठीक है, यही तुम्हारा जो है पहला है भारत का एटॉमिक पावर स्टेशन। अगर आपसे पूछ ले यह किसकी सहायता से लगा था, यह भारत का प्रथम तो है ही, साथ में अमेरिका की सहायता से जो है यह लगा था। अमेरिका ने इसमें सहायता की थी। अगर आपसे पूछ ले कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, यह तुम्हारा जो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, यह कैगा जो है कर्नाटक में। कब लगा था? सन 2000 में लगा था। अगर आपसे पूछ ले कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, यह तुम्हारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है बुंदेलखंड में, और 1991 में लगा था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, यह गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, और 1993 में जो है यह लगा था। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह कोटा राजस्थान में। डायरेक्ट आपसे राजस्थान नहीं पूछेगा, लेकिन वहाँ पर जिले का नाम हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले कब लगा था यह, तो 1973 में लगा था। कब लगा था? 1973 में। अगर आपसे पूछ ले कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, यह तुम्हारा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कब लगा था, यह 2011 में लगा था, और यह रूस की सहायता से जो है लगाया गया था। यहीं पर जो है अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जो है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, यह तुम्हारा कुंडनकुलम ही है तुम्हारा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वर्तमान में लगभग 2000 मेगावाट है, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फ्रेंड से जो क्वेश्चन करा रहे हैं, करे क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसके साथ में आप जो है इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हो, तो इससे बाहर कोई प्रश्न जो है नहीं बनेगा, यह मेरी गारंटी है। तो है अब हम जो है अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास अगर पूछ लिया जाए किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। उस समय जब गणना किया था, तो प्रति व्यक्ति आय जो अगर पूछ ले भारत की कितनी थी, तो 20 रुपये थी। कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय जो थी 20 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्थिर तापमान पर अगर तापमान स्थिर होता है तो नियम तुम्हारा कहलाता है पायल का नियम। किसका नियम कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पायल के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? पायल के नियमानुसार। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी नियम है तुम्हारे उन सबका निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपका जो है कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। अब हम पढ़ते हैं, पहला नियम है ग्राहम का विसरण नियम। यह नियम क्या कहता है? किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही तुम्हारा जो है ग्राहम का विसरण नियम कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले नियम जो है किसने दिया था, तो यह नियम जो है स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री थॉमस ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने। अगला नियम है चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम? चार्ल्स का नियम। यह क्या है तुम्हारा? किसी गैस का आयतन V उसके तापमान T के समानुपाती होता है। यह तुम्हारा कहलाता है चार्ल्स का नियम। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो तुम्हारा हो जाएगा V1/T1। यह तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2।
T2। ये तुम्हारा जो है फार्मूला हो जाएगा। अगला नियम है गेलुसाक का नियम। कौन सा? गेलुसाक का नियम। स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर जो है गैस का दाब जो है उसके तापमान के समानुपाती होता है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो दाब है उसके तापमान के हो जाएगा समानुपाती। जब यहाँ से B जब है समानुपाती का निशान हटाओगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा कोई K निशान, ठीक है, तो आ जाएगा T। अब यहाँ से फार्मूला तुम्हारा बनेगा P/T बराबर K। ये तुम्हारा जो है यही फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभामंडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा प्रभामंडल। सूर्य की चमकती हुई सतह को कहा जाता है प्रभामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 550। कौन सा हो जाएगा? 550। लेकिन जब उसमें एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था 2021 में, तब जो उसमें लोकसभा में 552 हुआ करती थी। अब वह कितनी हुआ करती थी? 552। लेकिन इसमें जो है संविधान संशोधन तुम्हारा हुआ था, तो जो तुम्हारे 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन वाले, कौन से? एंग्लो इंडियन वाले, इनको जो हटा दिया गया। तो वर्तमान में टोटल संख्या बची 550, याद रखना, ठीक है। और जो है 543 पर होते हैं तुम्हारे चुनाव, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध जो है लड़ा था। कब लड़ा था? यह 1757 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1757 में। अब इस प्रश्न के साथ में जितने भी तुम्हारे कुछ प्रमुख युद्ध हैं उन सबका जो है यहीं पर निपटारा होगा, ताकि आपके जो है परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। अब जो है अगर आपसे पूछ ले प्लासी का युद्ध, अगर आपसे फिक्स डेट पूछ ले कब हुआ था, तो यह हुआ था तुम्हारा 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इसमें जो है बंगाल नवाब जो है सिराजुद्दौला जो था, यह जो है यह युद्ध हार गया था। हारा क्यों था? क्योंकि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर व दुर्लभ राय, इन दोनों ने इसको जो है धोखा दे दिया था, इसीलिए यह युद्ध जो है हार गया था। अगला है बक्सर का युद्ध। अगर आपसे पूछ लिया कब हुआ था, तो यह हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो है अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम का सेनापति गुरगीन खां के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को कहते हैं किंग निर्माता युद्ध। क्या कहते हैं? किंग मेकर बैटल युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस युद्ध से तय हो गया था कि जो है बंगाल की गद्दी पर अब जो है नवाब लोग जो है नहीं बैठेंगे, यहाँ से जो शासन होगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा। अगला युद्ध है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। यह अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारा गया था। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। अगर आपसे पूछ ले कि टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। टीपू सुल्तान ही एक ऐसे आदमी थे जो थे अंग्रेजों के नाक में जो है अकेले बहुत सारे चने चबवाए थे, क्योंकि इनको जो है जीते जी पकड़ नहीं पाए थे कभी। अगला है आंग्ल बर्मा युद्ध। अगर आपसे पूछ लिया कब हुआ था, तो यह हुआ था 1824 से 1826 के मध्य। कब हुआ था? 1824 से 1826 के मध्य। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1839 से 1842 के मध्य। इस युद्ध में जो है त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? एक तुम्हारे थे रणजीत सिंह, एक था शाह शुजा और एक थे मोहम्मद। इनके मध्य जो है त्रिपक्षीय संधि हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि त्रिपक्षीय संधि जो है किसके किसके मध्य हुई थी, तो इन तीनों के नाम जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख जो है साहित्य अकादमी हैं, कुछ प्रमुख अकादमी हैं, उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो है इसके अलावा कोई प्रश्न बने इससे रिलेटेड तो गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले कि ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को। कब हुई थी? 5 अगस्त 1954 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी तुम्हारा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953। कब हुई थी?
1953। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959। कब हुई थी? 1959। मुख्यालय इसका भी तुम्हारा जो है नई दिल्ली में स्थित है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यही प्रश्न जो तुम्हारा अभी था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय सैनिक अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वायु प्रदूषण। लाइकेन जो है तुम्हारा वायु प्रदूषण की जो है चेतावनी देता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। किसमें विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश में। अब इस क्वेश्चन के साथ में विधान परिषद का निपटारा यहीं पर करेंगे ताकि आपके जो है परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले जो विधान परिषद है इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें है, तो 169 में। इसमें विधान परिषद तुम्हारा जो है 169 में है और विधानसभा जो है 170 में। ये भी याद रखना। ये जो है 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान परिषद इस समय लागू है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। यह कौन कौन से राज्य हैं तुम्हारा? आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश में लागू है। क्या तुम्हारे जो 6 राज्य हैं यहाँ पर लागू है। इसमें जो है एक वेस्ट बंगाल जो है वह इसकी भी मांग कर रहा है कि हमारे में भी विधान परिषद जो है लागू की जाए। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश है क्या जिसमें कोई विधान परिषद है, तो यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद जो है नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद की सर्वाधिक सीट कहाँ पर है, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है? टोटल 100 सीट है। कितनी है? टोटल 100 सीट है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 सीटें। कितनी है? 403 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का पहली बार विचार जो है किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। किसने दिया था? बी.एन. राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है यह तुम्हारा केवल संगीत से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिल्म के क्षेत्र में। टैगोर पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। और जो है एक पुरस्कार दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। किसमें? टेलीविजन के क्षेत्र में। यह तुम्हारा कौन सा होता है? यह तुम्हारा होता है तुम्हारा पुरस्कार एमी पुरस्कार। कौन सा होता है? एमी पुरस्कार जो होता है यह तुम्हारा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने कॉमनवेल्थ गेम्स की 5 बार मेजबानी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुल जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 19 अप्रैल 1949 को। हालांकि जब इसका पहली बार आयोजन हुआ था तो इसका नाम जो है कुछ और हुआ करता था। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार आयोजन हुआ कब था, तो यह 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओटोरियो कनाडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओटोरियो कनाडा में। शुरुआत में जब है इसका नाम हुआ करता था 1930 से 1950 तक इसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश अंपायर खेल। क्या हुआ करता था? ब्रिटिश अंपायर खेल। 1950 से 66 तक जो है यह तुम्हारे खेल थे ब्रिटिश अंपायर और कॉमनवेल्थ खेल। ये इसका है जो दोबारा नाम चेंज हुआ। उसके बाद में 1978 से अब तक का जो है इसका नाम चल रहा है कॉमनवेल्थ खेल। अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है इसमें 1934 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1934 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
परीक्षा में जो है कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो तुम्हारे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर आपसे पूछ ले कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 6 जनवरी 1954 को। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले कि किसके रूप में हुई थी, तो परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में हुई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है 24 जनवरी 1967 को इसका जो है नया नाम हो गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या हो गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मुख्यालय जो इसका कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।